हेलो स्टूडेंट, ज्ञान दृष्टि के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा ये सेशन है इसमें हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे। इससे पहले जो मेरा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने गॉस लॉ को कंप्लीट किया था और फ्लक्स देखा था, क्योंकि फ्लक्स निकालने का एक अल्टरनेटिव मेथड है, एक बहुत ही अच्छा मेथड है गॉस लॉ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एप्लीकेशन से क्या मतलब होगा? एप्लीकेशन से मीनिंग होता है कि गॉस लॉ का अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा देख लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब यहां पर क्या करेंगे, पहले हम एक एक बेसिक पॉइंट्स लेंगे। देखिएगा, आपके पास एक पॉइंट चार्ज होगा, उसकी फील्ड भी हम लोग गॉस लॉ से निकालेंगे। देखिए, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम लोग पहले लेक्चर में भी निकाल चुके हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने जो फंडामेंटल यूज किया था ना कूलॉम्स लॉ का, उसी कूलॉम्स लॉ का यूज करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी एक पॉइंट चार्ज की। ओके, अब हम लोग गॉस लॉ का यूज करके हम लोग ये देखेंगे क्या दूसरी बॉडी की भी फील्ड निकल आएगी आसानी से, ठीक है ना। तो चलिएगा देख लेते हैं, सबसे पहले एक एक करके निकालते हैं। ए पॉइंट होगा, हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं किस किस की फील्ड इंटेंसिटी को इजीली से निकालेंगे। देखो, अ सिंगल पॉइंट चार्ज, अ सिंगल पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसकी क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ओके। इसकी भी इंटेंसिटी निकालेंगे। बी पॉइंट होगा, सिंगल चार्ज ना लेके अब हम लोग क्या लेंगे, एक स्फेरिकल बॉडी लेंगे या शेल लेंगे, ठीक है ना। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल स्फेरिकल शेल, इसकी भी क्या निकालेंगे? इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है ना। स्फेरिकल शेल ना लेके अब हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है। सी पॉइंट लिखेंगे, अ सॉलिड स्फीयर, अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। इसकी भी फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। ओके, अप्लाई क्या करेंगे? गॉस लॉ। हम देखो हेडिंग डाल दे रहे हैं ताकि आपको एक ना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या कहने का मतलब एक सीक्वेंस दे रहे हैं कि हम लोगों को ना कैसे चलना होगा गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, ठीक है। आज से ना हम लोग एक काम करते हैं, जो पढ़ने जाएंगे ना, जो भी पढ़ेंगे उसका एक सीक्वेंस पहले बता दिया करेंगे, ताकि आप ना भटको ना कि हाँ आप ये होना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। हम पहले से ही सीक्वेंस बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, एक सॉलिड हो गया, एक स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर इसी को कहते हैं। सिंगल पॉइंट चार्ज हो गया, एक लॉन्ग वायर की भी निकालेंगे। डी पॉइंट की लिखेंगे, अ लॉन्ग वायर, अ लॉन्ग वायर। ये बच्चे सारी चीजें ना चार्ज्ड हैं, ये मत समझना कि ऐसे ही फ्री में है, ठीक है। चार्ज्ड होंगी, किसी ना किसी चार्ज से जब उनको चार्ज दिया जाएगा ना, किसी भी सिस्टम से जब ये बॉडी चार्ज की जाएंगी ना, तभी तो फील्ड आएगी ना। तो पहले से ही समझ लो ये सब चार्ज होंगे। अभी हेडिंग को सही से लिखेंगे ना, तो पूरा लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट या ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको लिखेंगे कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, ठीक है ना, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। डी पॉइंट हो गया लॉन्ग वायर, और ई पॉइंट हो जाएगा a long sheet, a long sheet। एक लॉन्ग शीट ले लेंगे, ठीक है ना। मतलब एक सर्फ ऐसी शीट लेंगे, एक ऐसा सरफेस लेंगे जिसकी एरिया काफी ज्यादा है, इनफाइनाइटली है, ठीक है ना। तो ये आपके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जिनकी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा एक एक को देख लेते हैं। अब हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलिएगा लिख लेते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट जो था उसी को लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। आपको क्या करना होगा? आपको ना फंडामेंटल याद करने होंगे गॉस लॉ के। देखिएगा, गॉस लॉ में क्या बताया था हमने कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कैसे निकाला जाता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q इनक्लोज्ड अपॉन
ठीक है ना? तो हम लोग ना गॉसियन सरफेस का ही यूज़ करेंगे सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए, ओके? तो चलिएगा देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक ज्योमेट्री बना लेते हैं छोटी-सी। एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, ठीक है? Q, ओके? और इसी पॉइंट चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P ले लेते हैं। ठीक है? क्या ले लेते हैं? P। P वो पॉइंट है जहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? हमने कहा था ना एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा इस फील्ड को फाइंड करने के लिए, और हमने गॉस लॉ में जो फ्लक्स पढ़ाया था आपको उसमें बताया था कि गॉसियन सरफेस कैसे बनाया जाता है। गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पास होता हुआ जाए, और उस गॉसियन सरफेस पर सभी पॉइंट पर जितने पॉइंट मिल सके उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल आनी चाहिए। यानी कि गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि सिमेट्रिकल टू द बॉडी। आप खुद ध्यान दो जरा, ये तो एक पॉइंट है। हमने एक और आइडिया दिया था कि आपको कुछ नहीं करना, जूम आउट और जूम इन किया करो। आप इतना जूम करो इस पॉइंट को कि इस पी पॉइंट को टच कर दे, तो क्या बन जाएगा? ये ऐसे जूम होता होता एक स्फीयर बन जाएगा। तो चलिएगा स्फीयर बना लो, और कहाँ से पास होता हुआ जाएगा? इस पॉइंट चार्ज P से पास होता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना? ये देखो स्फीयर बन गया, ठीक है? अब आप देखो स्फीयर का जो सरफेस है ना, इसकी डिस्टेंस इस Q पॉइंट से इक्वल होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इक्वल आएगी, ठीक है ना? अब आप क्या करो, कुछ नहीं करना है, यहाँ एक छोटा-सा एलिमेंट ले लो, ठीक है? जिसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा ds, ठीक है ना? और जो चार्ज है ना वो अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी वो भी एरिया वेक्टर के ही ऐसे डायरेक्शन में चली जाएंगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना इस पॉइंट पर, ठीक है? वो इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन एरिया की तरफ होगी, जिसकी एरिया जिधर की तरफ डायरेक्शन आपका एरिया का है। यानी कि हमेशा याद रखना एरिया आपका नॉर्मल टू द सरफेस होता है, एरिया की डायरेक्शन, और यहाँ फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होंगी, ओके? अब अगर यहाँ ना लेके ये पॉइंट आप यहाँ ले लो तब भी तो फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही आएगी ई, ठीक है ना? इसीलिए मैंने कहा था ना एक ऐसा सरफेस बनाना पड़ता है ताकि उसके कहीं भी पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल आए, ओके? अब क्या करते हैं, आपको गॉस लॉ का यहाँ यूज कर लेना है, क्योंकि आपको पता है ई और डीएस के बीच का एंगल यहाँ पर कितना आ रहा है। अगर ये वेक्टर है तो ई और डीएस के बीच का एंगल 0 है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी उधर है और फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर भी उधर ही है, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, नाउ नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या था? फ्लक्स निकालने का ही तो तरीका था। फाई इक्वल टू द ई डॉट डीएस, यही तो था ना, डॉट प्रोडक्ट था इनके बीच में, इंटीग्रल इक्वल टू द क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके? अब देखो ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस थीटा हो जाएगा ना, इसको लिख लो जरा, ई डीएस कॉस थीटा, ठीक है? थीटा किसके बीच का एंगल होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, ठीक है ना? तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा आपका 0 हो जाएगा। अब देखो क्यू इनक्लोज्ड कितना है? क्यू एप्सिलॉन नॉट को ऐसा ही रखो, क्योंकि जो चार्ज इनक्लोज किया है ना बॉडी ने वो तो क्यू है। अब कुछ नहीं है, थीटा आप 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी एस इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिख लो वेयर थीटा इक्वल टू द 0, ओके? अब आपको ई को बाहर ले लेना है, क्यों? क्योंकि ई कांस्टेंट है इस पूरे सरफेस का, जब आप इंटीग्रल करोगे तो उस इंटीग्रल में ई आपका कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए मैंने ऐसा सरफेस चूज करने के लिए कहा था, ओके? ई आप बाहर ले लो, डीएस का इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएस इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल ऑफ डीएस मतलब अगर कंप्लीट सरफेस का इंटीग्रल कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो आपने सरफेस जो आपने स्फीयर कहने का मतलब जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है उसी का सरफेस एरिया आएगा इंटीग्रल ऑफ डीएस। देखिए डीएस तो वो एरिया था ना जो आपने छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट किया था। यहाँ देखो जरा, ये जो एलिमेंट सिलेक्ट किया है ना, एक छोटा सा डॉट टाइप, ये यहाँ पर एक डॉट टाइप का लगा दिया है ना, तो ये जो एरिया है वो आपका डीएस है। लेकिन अगर पूरा एरिया निकालना होगा ना तो इसका इंटीग्रल करना पड़ता है, ठीक है? तो आप सोच लो ना, इंटीग्रल ऑफ डीएस मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? इंटीग्रल डीएस इक्वल टू द
वेयर यहां पर लिखते जाओ, इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, हो गया ना इसको। अब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, यहीं लिख लो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, रेडियस आर स्क्वायर होगी, क्यों आर होगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक हमने लिखी नहीं है, वो आर आप कंसीडर कर लो। ओके, अब आप समझ गए हो इसको क्या करना है, यहाँ पर ds की वैल्यू इंटीग्रल ds ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये वही बात लिख दो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब E इक्वल टू द कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई यहाँ ले आओ, एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाद में रख दो, ठीक है ना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इतनी तो आती है ना, अगर आपको याद हो हमारे प्रीवियस लेक्चर जहां पर हमने गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट की थी, ठीक है ना, इतना आ गया ना यहाँ पर। ओके, तो पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल निकालेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा बी पॉइंट, क्या होगा एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, ठीक है ना। अच्छा, ये चार्ज्ड होती है, चार्ज्ड लिख लो भाई, नहीं तो पूछोगे कैसी स्फेरिकल सेल है, चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। अब हम लोग स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, वही कहानी जो प्रीवियस सेक्शन में किया था कि एक आपको गॉसियन सरफेस बनाना होगा, जिस पॉइंट पर निकालनी होगी। तो चलिएगा, पहले आप एक सरफेस ले लो, पहले आप बॉडी ले लो, जो बॉडी की आपको फील्ड निकालनी है। तो बॉडी हो गई आपकी, ये स्फीयर हो गया, स्फेरिकल शेल है, इसको चार्ज करोगे तो सबको पता है इसके सरफेस पर ही चार्ज रहेगा, क्यों, क्योंकि अंदर तो हवा है, कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, हवा क्यों कहेंगे, वैक्यूम है, ठीक है ना। हम लोगों का जो शेल होगा उसमें जो सरफेस है वही तो मटेरियल है, तो चार्ज तो उसके मटेरियल पर हो गया, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। ओके, ओ, अब इस बॉडी से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लो। अब क्वेश्चन ये है कि सर इस बॉडी से कहां से डिस्टेंस लें, आपको पता है इस बॉडी का जो सेंटर होता है ना उसी से डिस्टेंस ली जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऐसा ना करना इस सरफेस से ले लो डिस्टेंस, या अगर दी जाए ना तो आप लोग दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है पी, जहां पे आपको क्या निकालनी है, फील्ड इंटेंसिटी। तब आप क्या करो, ये डिस्टेंस कितनी ले लो, आर, सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, आर, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक स्फेरिकल एक गॉसियन सरफेस बनाना है, जो गॉसियन सरफेस आपका पी पॉइंट से पास हो और इस चार्ज बॉडी को इनक्लोज कर दे। तो क्या होगा, हमने तो वही कहा था ना, जो आपकी चार्ज बॉडी होती है उसको या तो जूम करो या जूम आउट करो या जूम इन करो, यही तो कहा था ना। तो इसको इस स्फेरिकल शेल को इतना जूम करो ताकि ये पी पॉइंट पर आ जाए, मतलब एक इमेजिनरी थिंग को हम बता रहे हैं, ठीक है, इमेजिन करना है, इसको ऐसा जूम करो कहां पर आ जाए, पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर आप लोग एक शेल बना लो, क्या बना लोगे, एक सरफेस बना लोगे, एक और शेल बन जाएगी। हम डॉटेड डॉटेड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है ना। ये आपका बन गया गॉसियन सरफेस, ठीक है, जो डॉटेड डॉटेड किया है। अब इसी सरफेस पर आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल आएगी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इस वाली जो चार्ज्ड बॉडी है इससे इस सरफेस की डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि वो स्फीयर है ना, तो बिल्कुल बीच में ही तो ये रखी है। अब आप देखो क्या करो, ये जो स्फेरिकल बॉडी जो आपको दी गई है, इसकी अगर रेडियस कभी कभार वो दे देता है तो कैपिटल आर कंसीडर कर लो, जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, जरूरत पड़ भी सकती है अभी, क्योंकि जब बॉडी के ऊपर देखेंगे ना फील्ड कितनी है तब जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस है जो आपको बॉडी दे रखी है, और स्मॉल आर किसकी रेडियस हो जाएगी, जो स्फेरिकल आपने जो गॉसियन सरफेस बनाया वो भी एक स्फेरिकल शेल बन गई है, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, वही कहानी, उस जो जो आपने जो सरफेस बनाया था ना, स्फेरिकल सरफेस या गॉसियन सरफेस, उस पर क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, और इसका एरिया किधर होगा, इधर की तरफ होगा, डीएस वेक्टर, ठीक है ना, इसी पॉइंट पर ले लो। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी ना इस चार्ज बॉडी से, वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेके है ना,
तो यहां पर जो अगर देखा जाए फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी आपकी इधर की ही डायरेक्शन में आ रही होंगी। इसको ई लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ई, ठीक है ना, ई वेक्टर। अब वही कहानी, ई और डीएस के बीच का एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो आप गॉस लॉ लगा दो। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ क्या करोगे, वही कहानी, ई डी एस कॉस थीटा डायरेक्ट लिख ले रहे इक्वल टू द क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चे चार्ज तो बताया ही नहीं कितना है। सपोज चार्ज कितना दिया था, क्यू, ठीक है ना, आप याद रखिएगा कितना चार्ज दिया था, क्यू। ओके, हमने लिखा नहीं था। अब ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है, जीरो, कॉमा क्यू इनक्लोज्ड कितना है, क्यू, ठीक है ना। क्यों, किसने इनक्लोज किया हो, जो गॉसियन सरफेस है उसने देखो कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, इस पूरा तो ही इनक्लोज कर रखा है क्यू। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। देखो कितना होगा, ई डी एस, ठीक है, इंटीग्रल लगा लो क्योंकि अब कंप्लीट बॉडी के लिए बात करेंगे ना, तो इंटीग्रल लगा लो। cos थीटा, ये cos जीरो तो बंद हो जाएगा ना, q इनक्लोज्ड q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, e को बाहर ले लो क्योंकि पूरे गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब आप e को बाहर ले लो, ds इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा नेक्स्ट पेपर पे चलेंगे। e इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने लिखा था ds इंटीग्रल क्या होगा, वो गॉसियन सरफेस का कंप्लीट सरफेस एरिया है, इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक है ना। लेकिन आपका गॉसियन सरफेस तो स्फीयर बन गया है, तो जब स्फीयर बन गया तो स्फीयर का एरिया लिख दो। रेडियस कितनी है स्फीयर की, जो गॉसियन वाला है ना उसकी रेडियस देखो r है ना, तो r रेडियस का जो सरफेस बन रहा है इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई कितना होगा यहाँ पर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या बात हो गई, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की निकाली थी, वही इंटेंसिटी उसी तरह से निकल के आ रही है किसकी, एक स्फेरिकल शेल की, यानी कि चार्ज स्फेरिकल शेल की। तो कोई बात नहीं है, निकल के आई है तो ऐसी होती भी है, ठीक है ना। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक स्फेरिकल शेल के आउटसाइड जो फील्ड आएगी वो इतनी आएगी, ठीक है ना। और जो एक पॉइंट चार्ज होता है उससे कुछ डिस्टेंस पर जो फील्ड आती है वो भी इतनी ही आती है, ठीक है ना। अभी हमने प्रूव किया था, देखो जरा, पहला एप्लीकेशन लिया था ना, ये देखो जरा, इसकी जो निकाली थी वो कितनी आई थी, ये निकल के आई थी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। और जो इसका डेरिवेशन किया था उसका भी कितना आया, देखो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। दो पॉइंट आपके यहाँ क्लियर हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। लेकिन दूसरे में एक कहानी है क्या, जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड निकाल रखी है, यानी कि आर जो डिस्टेंस है या जो पी पॉइंट है वो आउटसाइड बॉडी है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसको एक केस कंसीडर कर लूं, यहां पर लिख लो फर्स्ट केस क्या है, एट आउटसाइड, एट आउटसाइड, ठीक है ना। आउटसाइड है यानी कि जो आर डिस्टेंस है वो आउटसाइड है। अगर ये आर आउटसाइड ना होके बिल्कुल इसके सरफेस पर आ जाए तो एक और केस बन गया ना। तो इसके सरफेस पर भी पूछी जा सकती है फील्ड कितनी होगी। तो कुछ ना करना, सरफेस पर ये जो आर है ना, स्मॉल आर, ये कितनी बन जाएगी, कैपिटल आर, क्योंकि ये रेडियस मिल जाएगी ना। जो डिस्टेंस है उसी में तो चेंज आया है ना। डिस्टेंस कितनी है भाई, अभी आर है, ठीक है। और जो यहाँ आ जाएगा तो कैपिटल आर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, क्या कैपिटल आर जब हो जाएगी तो जो गॉसियन सरफेस बनाओगे वो क्या चार्ज्ड बॉडी को इनक्लोज कर रहा है, हाँ कर रहा है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर आप सरफेस की बात करोगे तो यहाँ एक और केस बन जाएगा, यहीं पे लिखते हैं सेकेंड केस। फर्स्ट केस हो गया था, सेकेंड केस इसका क्या हो जाएगा, एट इट्स सरफेस, एट इट्स सरफेस। सरफेस के लिए आप क्या करोगे, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर कर दो। तो फॉर्मूला में तो कुछ चेंज नहीं आने वाला, बस डिस्टेंस का ही तो जो चेंज आएगा वो आएगा, ई इक्वल टू द क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक और कहानी, अगर आपसे पूछा जाए इनसाइड द स्फेरिकल शेल, यानी कि जो जो चार्ज्ड बॉडी है इसके अंदर कोई पॉइंट हो, तब आप क्या करोगे। तो चलिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे सर जैसे ये बड़ी आर थी, सॉरी ये क्या स्मॉल आर थी, जब ये डिस्टेंस यहां पर थी तो स्मॉल आर थी,
सरफेस पर आ गई तो कैपिटल आर आ गई, और जब छोटी हो जाएगी तो जितनी डिस्टेंस दी जाएगी उसको रख लीजिएगा। नहीं, ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि जब आपका पॉइंट इनसाइड द सेल होगा तो चार्ज कहाँ गया? चार्ज तो बाहर हो गया ना। अब आप देखो इसी चीज को हम समझाते हैं। थर्ड केस जो होगा इसका, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है? इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, इनसाइड क्या होगा? जरा हम लोग वही कहानी बना लेते हैं यहाँ पर। ये जो आपकी स्फेरिकल शेल थी, ये जो चार्ज कर रखा था ना, पहले इसको बना लेते हैं कंप्लीटली। ओके, और यहाँ पर आपका ओरिजिन था यानी कि सेंटर था। अब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर वो हम लोग यहाँ कहीं ले लें इनसाइड, तब आपको मैंने क्या कहा था? ऐसा सरफेस बनाओ जो उस पॉइंट से पास होता हुआ जाए और आपका गॉसियन सरफेस के सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। तो आपको वही कहानी हमने कहा ना, यहाँ भी जो भी आप सरफेस बनाओगे इनक्लोज वाला, वो ऐसे बनेगा स्फेरिकल, क्योंकि जूम आउट और जूम इन की कहानी हमने बता रखी थी। इसको अगर ये जो बड़ी वाली बॉडी है, जो रियल बॉडी है, उसको श्रिंक करके देखेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा ना, लेकिन चार्ज तो ऊपर है ना। अब देखो, अगर यहाँ गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो जो गॉसियन सरफेस है, इतने इसने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है? इसने तो जीरो चार्ज। क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज इनक्लोज करेगा वो तो जीरो है। भाई ये डिस्टेंस तो आपको दे दी जाएगी ना, एक्स सपोज, और जो बड़ी वाली डिस्टेंस तो आर थी, ये डिस्टेंस एक्स या आर जो भी है दे दी जाएगी। अब आप जब गॉस लॉ अप्लाई करोगे, फाई इक्वल टू द ईडीएस, डॉट में कर लो अभी, ठीक है ना, हम केवल अप्लाई कर दे रहे हैं, इक्वल टू द क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ आ रहा है ना क्यू इनक्लोज, तो जो इनक्लोज चार्ज है ना, यानी कि जो गॉसियन सरफेस इनक्लोज करता है, गॉसियन सरफेस तो ये वाला है ना, इसने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है? जीरो। भाई इस पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है? जो ये चार्ज है, ये आपका पूरा का पूरा बाहर की तरफ है, ठीक है ना। कहाँ पर है? बाहर की तरफ, बाहर सरफेस पर है। तो ये क्यू इनक्लोज जीरो है, बट क्यू इनक्लोज्ड कितना है? जीरो। तब आपका ई कितना हो जाएगा? दैट इज ई इक्वल टू द जीरो। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्फेरिकल बॉडी है जिसके आउटसाइड यानी कि जिसके सरफेस पर ही चार्ज है, तब आप ध्यान रखना सरफेस पर चार्ज होने की वजह से इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो जीरो आएगी, आउटसाइड जो आएगी वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, और सरफेस पर जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप लोग सरफेस की डिस्टेंस रख देंगे सेंटर से। कहा? ये देखो, ये आपकी आउटसाइड थी, ये आपकी सरफेस पर थी, बस सिमेट्रिकल है। क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया। तो आपका जो स्फेरिकल शेल था उसमें आपको 3 पॉइंट मिले, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पर, ठीक है ना। ये आपकी बात हो गई। अब हम लोग एक और पॉइंट ले सॉरी एक और बॉडी ले लेते हैं। अब हम लोग केस क्यों करेंगे? सी अब हेडिंग पड़ेगी ना, क्योंकि पॉइंट चार्ज हो गया तो स्फेरिकल शेल हो गया, तो अब हम लोग सॉलिड स्फीयर ले ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या ले ले रहे हैं? सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड, ड्यू टू अ सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर, या सॉलिड स्फीयर कर दो, चार्ज तो है ही इसमें, सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है, सॉलिड स्फीयर को ना अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाए, कैसे? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मटेरियल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि बॉडी का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप से बताई थी। एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। अब हमने जो आपको स्फेरिकल शेल बताया था उसमें ना तो हमने ये बात कही थी कि इंसुलेटर है या कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि बच्चे आप खुद ध्यान दो, जो स्फेरिकल शेल होती है, जरा प्रीवियस वाले लेक्चर पे चले जाएं, ये रही, ये वाली, ठीक है ना। जो स्फेरिकल शेल थी उसके अंदर अंदर जो जगह थी वो बिल्कुल वैक्यूम थी, ठीक है ना। अगर आप कंडक्टर्स भी लोगे तब भी चार्ज आपका सरफेस पर रहेगा, और इंसुलेटर लोगे तब भी आपका जो चार्ज होगा वो कहाँ रहेगा? इसके सरफेस पर रहेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है, तो जब मटेरियल नहीं है तो जो चार्ज होगा वो कहाँ पर पहुंच जाएगा? सरफेस पर पहुंच जाएगा, एक स्फेरिकल शेल के लिए। लेकिन ऐसा सॉलिड में नहीं होता है।
सॉलिड में आपके पास ना 2 ऑप्शन हो जाते हैं, तो ज़रा देखो जो मैंने हेडिंग डाली थी वहीं पर पहुँचते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। अब अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर को बना लें यहाँ पर, दिखेगा? दिखने में तो सब एक जैसे लगेंगे, आप लोग बस मान लीजिएगा ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना? ये क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है, ओके? और जब हमने इसको चार्ज दिया तो आपके पास ऑप्शन एक केस बन के आएगा कि क्या चार्ज उसके पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या इसके केवल और केवल आउटर सरफेस पर रह गया है। तो ये बात क्वेश्चन तब करना जब आपको आंसर वहां से मिले कि आखिर ये बॉडी कैसी है, ठीक है ना? अगर बॉडी कंडक्टर है तो ध्यान रखना कंडक्टर पे हमेशा आउटसाइड चार्ज रुकता है और अगर इंसुलेटर है तो चार्ज इसकी पूरी बॉडी में होगा, ठीक है ना? तो इसमें भी एक केस बन जाएगा, इसका पहला पॉइंट होगा क्या? यहाँ पर ब्रैकेट में यहीं पर लिख दे रहे फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर, ठीक है ना? फॉर कंडक्टर। अगर कंडक्टर है तब इसका जो चार्ज आप कहीं भी दोगे, सपोज सेंटर पे आपने चार्ज दिया प्लस, ठीक है ना? क्योंकि पूरी सॉलिड है, तो अगर सेंटर पर चार्ज दोगे तो चार्ज इसका कहाँ चला जाएगा? पूरी बॉडी पर चला जाएगा, ठीक है ना? कहाँ पर चला जाएगा? पूरी बॉडी सॉरी सरफेस पर चला जाएगा, पूरे सरफेस पर चला जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, पूरी बॉडी का मतलब यहाँ पर उसके सरफेस पर चला जाएगा, ठीक है ना? अंदर नहीं रुकेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनमें चार्ज ना फ्लो कर जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ ना रुककर वो आउटर सरफेस पर आ जाएगा, ओके? अब वही कहानी पॉइंट ले लीजिएगा, 3 पॉइंट्स होंगे इसमें भी, एक आउटसाइड, एक इसके सरफेस पर और एक इनसाइड। तो देखिएगा अब आप खुद बताओ ज़रा, अगर इसकी रेडियस हम लोग यहाँ से रेडियस कैपिटल R दें, ठीक है? और इसका आउटसाइड कोई पॉइंट ये है P, ठीक है? अब अगर उस पॉइंट पर हम लोग फील्ड निकालने की कोशिश करें तो गॉस लॉ लगा के लाएँगे तो क्या होगा? एक गॉसियन सरफेस बनाएँगे, तो चार्ज जो इनक्लोज़ होगा वो Q होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r है? वही आएगी ना जो इससे पहले वाले केस में आई थी, कितनी आएगी? देखिएगा सेम डेरिवेशन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आएगी, ठीक है ना? तो आउटसाइड में कितनी आएगी आ जाएगी, हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वो गॉसियन सरफेस बनाएँगे, वैसा ही कहानी करेंगे, पूरा ट्रीटमेंट वैसा ही होगा जैसा आपने स्फेरिकल शेल के लिए किया था, क्योंकि ये सिमिलर दिख रही है ना स्फेरिकल शेल के। अब आप लोग यहाँ पर E कितनी आएगी? E कितनी आएगी? E इक्वल टू द, इसमें एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो R है स्मॉल r ग्रेटर देन रेडियस है, ठीक है ना? ऐसे केस बनाते हुए चलो, ग्रेटर देन रेडियस है, यानी कि जो रेडियस है उससे बाहर की तरफ है, तब आपका जो E आएगी, E कितनी आ जाएगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है ना? सॉरी ये स्मॉल r करो, स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है ना? आउटसाइड है ना? अब अगर सेकंड केस ले लें, सरफेस की बात करें, r इक्वल टू द कैपिटल R, तब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं करना है। E इक्वल टू द कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है ना? इतना ही तो हो जाएगा ना? ओके, क्योंकि सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये भी ब्रैकेट में कर लो और इसको भी आप रेक्टेंगल शेप में कुछ कर लो क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है? तो आप लोग देख रहे हैं ना कितने डेरिवेशन कर गए लेकिन फॉर्मूला सब एक ही आ रहा है, तो आसान है ना, क्या करना है? स्फेरिकल्स, लेकिन हाँ कंफ्यूजन भी है, अगर स्फेरिकल शेल है तब भी ये फॉर्मूला आएंगे और अगर सॉलिड स्फीयर है तब भी ये फॉर्मूला आ रहे हैं, लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर कंडक्टर है तब, ठीक है? कंफ्यूजन आई ना? अगर ये कंडक्टर ना होके इंसुलेटर होता तब कहानी चेंज हो जाएगी, जो इसके सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? इसका सी का सेकंड पार्ट फॉर इंसुलेटर लिख देंगे, ओके? अब एक और बात, इसका अगर थर्ड केस करना चाहें, थर्ड केस, ठीक है? तो थर्ड केस इसका क्या होगा? खुद दिमाग लगाओ ना, थर्ड केस क्या होगा? अगर इनसाइड होगा मतलब जो कैपिटल स्मॉल r है, वो लेस देन कैपिटल R है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो चार्ज है वो आउटसाइड सरफेस पर रख गया है, ठीक है ना? तो इनसाइड भी फील्ड आपकी नहीं आएगी। तो ये वाला केस, स्फेरिकल शेल वाला केस बिल्कुल इक्वल है। अगर आप सॉलिड स्फीयर लो लेकिन कंडक्टर लो, या स्फेरिकल शेल लो चाहे जो लो, कंडक्टर लो या इंसुलेटर लो, दोनों के केस सेम आते हैं, सेम फील्ड इंटेंसिटी आती है, ओके? न्यूमेरिकल में यही तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि कहां पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक और बात को, कैसे सी का पॉइंट एक और बना लेते हैं फॉर इंसुलेटर, ठीक है ना? तो चलिएगा नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं। ये सी ही पॉइंट है या सी डैश कर लो, सी डैश कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर। देखो वही हेडिंग आ गई ना, फॉर सॉलिड स्फीयर। चार्ज सॉलिड स्फीयर है, यहां लिख लो, मैं बार बार बोल देता हूं तो लिखना भूल जाता हूं। चार्ज सॉलिड स्फीयर, लेकिन ब्रैकेट में क्या डालोगे? फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर। अब इंसुलेटर है और सॉलिड भी है, कहानी बदल जाएगी। अब इसको बहुत ही आराम से करते हैं। फर्स्ट केस, इसका भी एक फर्स्ट केस होगा जब आपकी स्मॉल आर जो होगी वो ग्रेटर देन रेडियस होगी। मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई ऑन द सॉरी लाई आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, ऑन द नहीं, आउटसाइड द सरफेस। ठीक है ना? ठीक है, जब आउटसाइड लाई करेगा ना तब का केस है। तो चलिएगा बना लेते हैं। एक हम लोग यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर बना ले रहे हैं, छोटा-सा बनाएँगे। जब इस सॉलिड स्फीयर को आप क्या चार्ज दोगे? Q। Q चार्ज जैसे इसको दोगे, तो ये चार्ज इसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब आउटर सरफेस पर भी रहेगा और इनसाइड भी रहेगा। कितना रहेगा कहाँ? वो डिपेंड करता है उसके एरिया पर, बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन पर, यानी कि वॉल्यूम पर और उसके बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये इसका सेंटर है। ठीक है? और ये इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल आर। ठीक है ना? जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आपका दे रखा है यहां से यहां पर। ठीक है ना? पी जो पॉइंट है वो यहां पर है, ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा यहां भी। ठीक है, फिर से देखो वही कहानी करनी पड़ेगी। क्या? एक ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करो जो पी पॉइंट को टच करता हुआ जाए और इस स्फेरिकल यानी कि जो चार्ज्ड बॉडी है इसके सिमेट्रिकल रहे। तो वैसे ही आपको पता है क्या बन जाएगा, यहाँ पर स्फीयर ही तो बनेगा। ठीक है? स्फीयर ही तो बनेगा। और ये चाहे तो डॉटेड बनाया करो तो ज़्यादा अच्छा, सॉलिड लाइन मत किया करो यहाँ पर। अब यहाँ पर फ़ील्ड की एक छोटा-सा एलिमेंट कंसीडर कर लो, जिसका एरिया वेक्टर होगा ds इधर की तरफ, ठीक है? और यहाँ जो फ़ील्ड लाइन्स आ रही होंगी वो भी आउटवर्ड आ रही होंगी, ठीक है ना? इधर की तरफ E। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगर नेगेटिव लेके देखो तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा बच्चे, जब नेगेटिव लोगे ना तो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएँगी। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा और कॉस 180 डिग्री माइनस का होता है। वहाँ माइनस आपका साइन केवल इतना बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड आ रही है बस। ओके, आप चाहो तो करके देख लीजिएगा, कभी-कभार न्यूमेरिकल में आ भी सकता है तो वहीं बता देंगे। न्यूमेरिकल सेशन भी चल रहा है ना अलग से, उसमें देख लिया करो इन चीज़ों को। ओके, अब देखो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बच्चे? 0 यहाँ साफ दिखा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब वही कहानी करना है क्या? फ्रॉम फ्रॉम गॉस लॉ गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? फ्लक्स ही तो निकालते थे। फाई इक्वल टू द फाई इक्वल टू कितना आएगा? ई ds cos थीटा इंटीग्रल इक्वल टू द q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? यही तो था ना गॉस लॉ। अब कुछ नहीं, इसको कर लीजिएगा। ई आप बाहर ले लीजिएगा क्योंकि अभी कई बार बता चुके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरे गॉसियन सरफेस पर सेम रहेगी, तो ई को बाहर ले लो। यहाँ पर आ जाएगा ds अंदर रहेगा और कॉस 0 यानी कि थीटा, थीटा 0 है, थीटा इक्वल टू 0 है। ठीक है ना? थीटा 0 है तो जो टोटल आपका आएगा ई ds कॉस 0 यानी कि 1 हो जाएगा कॉस 0। यहाँ पर ds बनेगा इक्वल टू द q इनक्लोज्ड कितना है? चार्ज कितना है इसके अंदर? q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? इंटीग्रल ऑफ ds सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना है? डिस्टेंस यानी कि रेडियस। स्फीयर कैसा है आप सॉरी सरफेस कैसा है आपका? स्फेरिकल है। तो स्फीयर का रेडियस स्फीयर का आपका सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? अब आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रल ds की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? तो e कितना हो जाएगा? e इक्वल टू द q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या हो गया भाई? ये तो वही इंटेंसिटी आ गई जो अभी मैं 10 बार प्रूव कर चुका हूँ। यानी कि देखा जाए पॉइंट चार्ज की भी इतनी ही होती, मतलब इससे मेरा छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। देखो खुद दिमाग लगाओ, लेकिन कन्फ्यूजन भी है। अब क्या ये लिख दे सीधा कि कोई भी बॉडी हो ऐसा ही आंसर आएगा? नहीं भाई,
हमें ना पॉइंट बाय पॉइंट मूव करना है। अब यहाँ पर चेंज आने वाला है, कैसे? अब सॉलिड स्फीयर है और इंसुलेटर है, तो आउटसाइड तो इतनी ही आ गई, सरफेस पर भी उतनी ही आएगी जो प्रीवियस बॉडी के सरफेस पर आ रही थी, ठीक है ना? यानी कि अगर मैं यहाँ पर सेकंड केस ले लूँ, कौन-सा? सेकंड केस यहीं पर कर लूँ, R इज़ इक्वल कैपिटल R, तब आपका E कितना आ जाएगा? इसी को पुट कर दो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। यही तो अब तक प्रूव करते आए हो, इन 2 फ़ॉर्मूलों में ही तो रहे हो, इनसे क्या बदल गया कुछ? नहीं। सॉलिड चाहे इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, आउटसाइड और सरफेस पर तो इतनी ही आ रही है। लेकिन अगर कंडक्टर है तो उसके इनसाइड 0 आ रही थी, स्फेरिकल शेल है तो उसके भी इनसाइड 0 आ रही थी, ठीक है ना? अब इसके इनसाइड क्या 0 आएगी? नहीं आएगी, यही तो एक पॉइंट चेंज है आपके लिए। यहाँ पर अब इसका जो थर्ड पॉइंट होगा यानी कि थर्ड केस करेंगे, कहाँ पर? जब आपकी रेडियस यानी कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो रेडियस से छोटी हो जाए, यानी कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तब आप लोग को ना इस ज्योमेट्री को जरा थोड़ा-सा बना लेते हैं इस केस में, ठीक है ना? आपका इंसुलेटर चल रहा है ना और इंसुलेटर के इनसाइड पूछिए ना फील्ड तो देखो कैसी होगी। सबसे पहले एक स्फीयर बना लेते हैं। ये सपोज़ स्फीयर बना लिया और इसको क्या कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा चार्ज दे रहे हैं। इसके आउटसाइड भी होगा चार्ज और इनसाइड भी होगा। बहुत आसानी से समझ लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा-सा अब चेंज आने वाला है, फ़ॉर्मूला में अब थोड़ा-सा चेंज आएगा, ठीक है? और इसके इनसाइड भी चार्ज है, ओके? और पूरी बॉडी को जो चार्ज दिया है, वो कितना दिया है? स्मॉल q। चार्ज कितना लाके दिया है? स्मॉल q। यही तो था ना केस? इसका ज़रा सेंटर यहाँ पर मार्क कर दो। ये रहा यहाँ पर सेंटर, जो ये रेडियस है इसको मार्क कर दो कैपिटल R, ओके? और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको भी लिख लो। सपोज़ ये रहा आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P। अब एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओ जो इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को पास करता हुआ जाए और सिमेट्रिकल टू द बॉडी हो, तो बॉडी के सिमेट्रिकल स्फेरिकल बॉडी है तो स्फीयर ही तो होगा ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक स्फीयर ट्रेस करना शुरू करोगे यानी कि सरफेस बनाना शुरू करोगे और ये बन जाएगा, ठीक है ना? अब खुद दिमाग लगाओ, ये जो गॉसियन सरफेस है इसने भी तो कुछ चार्ज इन्क्लोज कर रखा है, देखो जरा दिमाग लगा के। यहाँ पर जरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है ना? ये जो चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरी बॉडी पर, ठीक है ना? इर्रेगुलर शेप में नहीं है क्योंकि रेगुलर शेप है ना बॉडी का, थोड़ा अच्छे से कर दे रहे हैं। ओके? तो जो आपका गॉसियन सरफेस बना है ना, ये वाला जो सरफेस है ना, जो येलो पेन से हम लोगों ने जो डॉटेड-डॉटेड बनाया है, ये आपका गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस ने कुछ अमाउंट में चार्ज को इन्क्लोज़ कर रखा है, पूरा तो नहीं किया ना। तो सपोज़ इसने जो इन्क्लोज़ चार्ज किया है, वो कितना है? हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, वो है आपका क्यू डैश। कितना क कंसीडर करेंगे? क्यू डैश, यानी कि पूरी बॉडी पर था क्यू और जो छोटा-सा आपने गॉसियन सरफेस बनाया है, उसने इन्क्लोज़ कर दिया चार्ज को क्यू डैश। अब आपका टारगेट होगा इस क्यू डैश को सबसे पहले निकाल पाना, ठीक है ना? तो क्यू डैश को कैसे निकालोगे? डेंसिटी इक्वल करके। भाई अगर बड़ी वाली बॉडी की बात करें, इसके लिए डेंसिटी निकालो, तो डेंसिटी तो उतनी ही आएगी जितनी छोटी वाली बॉडी की होगी। तो ज़रा देखो बस यहीं से कहानी चेंज हो जाएगी। अब जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसकी डिस्टेंस कितनी ले लो? स्मॉल आर। कितनी ले लो? स्मॉल आर। कहाँ से? ओ से, यानी कि सेंटर से और पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चे? स्मॉल आर है, ओके? अब देखो ज़रा, यहाँ पर डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ क्यू डैश, यहाँ पर थोड़ा-सा लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्यू डैश। क्यू डैश की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे? डेंसिटी इक्वल करते हैं, बाय यूजिंग अ, बाय यूजिंग बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना? तो चार्ज डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम लोग डेंसिटी इक्वल करेंगे, ठीक है? किसके लिए? बड़ी बॉडी के लिए और छोटी बॉडी के लिए। तो पहले बड़ी बॉडी की डेंसिटी निकालो, रो इक्वल टू द बड़ी बॉडी पे चार्ज क्यू है और अपॉन में वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, ये सारी बातें हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो कितना होगा वॉल्यूम? 4 अपॉन 3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यही तो होगा ना? 4/3 पाई आर क्यूब, ओके? और बड़ी बॉडी की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। इक्वल टू, यही डेंसिटी होगी छोटी बॉडी के लिए।
क्योंकि डेंसिटी तो इक्वल आएगी, तो छोटी बॉडी पे चार्ज कितना है q डैश अपॉन और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। अब कुछ नहीं करना है, 4/3 पाई को क्रॉस कर दीजिएगा, इस r क्यूब को इधर ले जाओ, तो q या इस स्मॉल r को इधर ले जाओ, तो q डैश कितना आ जाएगा, q डैश इक्वल्स टू द, ये हो जाएगा स्मॉल r इधर, यानी कि q इंटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, यही तो आएगा ना। बस ये जो q डैश है ना, इसी का आप यूज करेंगे गॉस लॉ को यूज करते टाइम, ठीक है ना। तो चलिएगा गॉस लॉ लगाते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग गॉस लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ का यूज कर ले फॉर गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस के लिए लगेंगे ना, तो सबसे पहले एक ज्योमेट्री और कंप्लीट कर ले। कैसे? अगर इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होगा, कितना होगा ds, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी उनकी भी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी और उनका वैल्यू e कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो e और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो जब इनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो इसका मतलब हुआ जीरो की एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, जीरो, ठीक है ना। अब कुछ नहीं हो गया, ई डी एस, कलर वही कर ले, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू द क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज किए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैं पूरा काम कर रहा हूँ ना, कैसे चार्ज निकाला, क्या कंडक्टर में कहाँ पर चार्ज होता है, ये आपको ना न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे। डेरिवेशन तो कैसे ही प्रूव कर लो, ओके। अब ई को बाहर ले लो, ds बचेगा, cos थीटा 0 है, थीटा इक्वल टू 0 यहीं लिख लो, इक्वल टू q इनक्लोज्ड कितना है, q डैश अभी बताया था, गॉसियन सरफेस ने जो चार्ज इनक्लोज किया है वो q डैश है। अब ds, डी इंटीग्रल ऑफ ds सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो देखो जरा गॉसियन सरफेस क्या है, ये जो डॉटेड वाला सरफेस है ये वाला, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल r, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है ना। चलिएगा, तो e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू द क्यू डैश की भी वैल्यू पुट कर दो, कितनी है क्यू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, ठीक है। कितनी हो जाए क्यू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, ठीक है ना। और ये जो एप्सिलॉन नॉट चल रहा था इसको भी लिख लो, ठीक है। ये r स्क्वायर से, ये r स्क्वायर से ये क्यूब चला जाएगा, यहाँ पर केवल r बचेगा, तो e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ले आओ, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखते रहिएगा, e इक्वल टू द, इस 4 पाई को ना नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा q स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पर एक r बच गया था ना, उसको भी लिख लो, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब, ठीक है ना। क्योंकि देखो जरा 4 पाई इधर आ गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख दिया और कैपिटल R क्यूब, ओके। अब देखो यहाँ पर चेंज आया ना, अगर आप इंसुलेटर लोगे और उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, लेकिन सॉलिड होना चाहिए वो बॉडी, तब कुछ ना कुछ निकल के आएगी, और फॉर्मूला देखो चेंज होके आ रहा है, Q इंटू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। बाद बाकी पूरा जो भी प्रीवियस सेक्शन में जितना भी डेरिवेशन किया वो कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल था, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज यहाँ आया है कॉन्सेप्ट में। आपको ना चार्ज निकालना पड़ेगा, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा है, ठीक है ना। तब हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग वायर और एक चार्ज्ड प्लेट, यानी कि लॉन्ग चार्ज्ड प्लेट, इनका कैलकुलेट करके दिखाएंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है ना। इतना ही रखते हैं।